नमस्कार दोस्तों, टिम्बकटू स्टूडियो में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं हूं उस्मान और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं टिम्बकटू स्टूडियो में लेखक एवं कवि आलोचक शहंशाह आलम की कहानी चाय खौल रही है। और कहानी से पहले साहित्यकार शहंशाह आलम का एक संक्षिप्त परिचय। शहंशाह आलम का जन्म 15 जुलाई 1966 को बिहार के मुंगेर में हुआ। शिक्षा एमए हिंदी, विधा वाचस्पति। प्रकाशित रचनाक्रम गर्दादी की कोई खबर आए, अभी शेष है पृथ्वीराग, अच्छे दिनों में उटनियों का कोरस, वितान, इस समय की पटकथा, थिरक रहा देह का पानी, आग मुझ में कहाँ नहीं पाई जाती। इसके अलावा 7 कविता संग्रह, आलोचना, कवि का आलोचक तथा कविता की प्रार्थना सभा, कविता पत्रिका का शहंशाह आलम अंक प्रकाशित, खाना बदोशी कविता संग्रह तथा कविता का धागा आलोचना, शब्दों के रफूगर आलोचना जो कि शीघ्र प्रकाश है, गर्दादी की कोई खबर आए कविता संग्रह पर बिहार सरकार के राजभाषा विभाग द्वारा पुरस्कृत, सौर एकादश कविता संकलन में कविताएं संकलित, वितान कविता संग्रह पर पंजाबी विश्वविद्यालय की छात्रा जसलीन कौर द्वारा शोध कार्य, दूरदर्शन और आकाशवाणी से कविताओं का नियमित प्रसारण, हिंदी के सभी प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाओं में कविताएं प्रकाशित, बातचीत, आलेख, अनुवाद, लघुकथा, चित्रांकन, समीक्षा भी प्रकाशित। पटना दूरदर्शन के लिए आलोचक खगेंद्र ठाकुर, उपन्यासकार अब्दुल समद, कथाकार शौकत हयात, साहित्यकार उत्भ्रांत, कवि प्रभात सर्जिस, कवि मुकेश प्रत्यूष, कवि विमलेश त्रिपाठी आदि से बातचीत। तो ये था शहंशाह आलम का रचनाक्रम। अब आते हैं शहंशाह आलम के पुरस्कार एवं सम्मान की तरफ। बिहार सरकार का राजभाषा विभाग राष्ट्रभाषा परिषद पुरस्कार के अतिरिक्त कवि कन्हैया स्मृति सम्मान, सव्यसाची सम्मान, सहस्त्राब्दी विश्व हिंदी सम्मेलन सम्मान, हिंदी सेवा सम्मान सहित दर्जन भर से अधिक महत्वपूर्ण पुरस्कार एवं सम्मान से सम्मानित। संप्रति बिहार विधान परिषद के प्रकाशन विभाग में कार्यरत। तो दोस्तों, ये था साहित्यकार शहंशाह आलम का एक संक्षिप्त परिचय। अब हम बढ़ते हैं शहंशाह आलम की रचना चाय खौल रही है की तरफ। कहानी चाय खौल रही है, लेखक शहंशाह आलम। बारिश का मौसम आता था तो सुबह, दोपहरे, सांझे हर बारिश में एक जैसी हुआ करती थी। जैसे आज की दोपहर बारिश के समय साफ हुआ, आसमान से आ रही धूप की वजह से बेहद कटीली हो रही थी। धूप सीधे मेरे जिस्म पर लेजर किरणों की तरह पड़ रही थी और छेद कर रही थी। इस भरी दोपहर में चाय के लिए निकलने का फैसला लेना मुझे महंगा पड़ रहा था। आज ऑफिस के लिए बिना चाय पिए ही घर से निकल गया था। दोपहर होते होते सिर में भारीपन महसूस होने लगा तो चाय के लिए बाहर निकलना ही पड़ा। धूप थी कि सिर के साथ साथ पूरा मन मिजाज ही भारी किए दे रही थी। मेरा ऑफिस जिस इलाके में था उस इलाके में चाय की कई दुकानें रोज सजती थीं। कमाल ये था कि लगभग सारी ही चाय की दुकानें औरतें संभाल रही थीं। कोई विधवा थी, कोई बच्चे की माँ थी, कोई कुंवारी चाय बेचने वाली मगर नहीं थी। जो मेरी पसंद की चाय वाली थी वो पूरी बंगालन थी। उसकी उम्र 40 से 45 की होगी। चेहरा मोहरा नैन नक्श सब बढ़िया। उसका पति कुछ महीने पहले ही मर गया था। पति पेट की किसी बीमारी में बरसों से परेशान था। उस चाय वाली की दुकान कुछ दिनों के लिए अचानक बंद हुई तो ठीक उसी बगल वाली चाय की दुकान से मालूम पड़ा कि उसका पति सरकारी अस्पताल में भर्ती था और वहीं उसकी मौत हो गई थी। इस वजह से उस बंगालन की दुकान बंद थी। कुछ रोज के बाद उसकी दुकान खुली जरूर, लेकिन मैंने उस बंगालन की दुकान जाना छोड़ दिया था। शायद उसे विधवा रूप में देखने की हिम्मत मुझ में नहीं थी। एक सच यह भी था कि उसके हाथ की बनी चाय और मेरी पत्नी के हाथ की बनी चाय के स्वाद में मुझे कभी जर्रा बराबर भी फर्क महसूस नहीं हुआ। मेरी पत्नी भी बंगाल से थी। यही वजह थी कि उसके हाथों की बनी चाय के लालच में मैं उस बंगालन की दुकान पर फिर जाने लगा।
जब भी चाय की तलब लगी। उसकी वही दुकान, वही भीड़, वही दूसरों की दुकानों में सन्नाटा, वही उसकी फुर्ती और तेजी, खुद चाय बनाना और ग्राहकों के हाथों तक खुद ही पहुंचाना। एक काम करने वाला लड़का था भी तो वो गिलास उठाने धोने में लगा रहता था। आज की कटीली धूप की वजह से उस बंगालन चाय वाली के चेहरे का पसीना टप टप चूकर जमीन को गर्मी से राहत दिला रहा था। उसकी मुस्कुराती हुई निगाहें मेरे ऊपर पड़ी तो उसने अपनी साड़ी के पल्लू से चेहरे के पसीने को पोंछते हुए कहा, आइए सर। कहाँ इस तेज धूप में अपना ऑफिस छोड़कर बाहर घूम रहे हैं? आप तो उन चाय पियक्कड़ों में हैं ही नहीं कि आंधी पानी धूप में भी चाय चाहिए ही चाहिए। अरे आप चाय ही ऐसी बनाती हैं कि आंधी पानी धूप का असर हम पर होता कहाँ है। मैंने उसकी मुस्कुराती हुई निगाहों को अपनी मुस्कुराती हुई निगाहों से जवाब दिया। मैं अपने दुखते हुए सिर के बारे में बताकर उसकी खुशी को कम नहीं करना चाहा। आज अच्छी सी कड़क सी चाय पिलाइए, आपके हाथों की चाय पिए हुए कई दिन हुए। बैठिए सर, आप पेड़ के नीचे रखे टेबल पर बैठिए, चाय अभी चूल्हे पर चढ़ाई है। हाँ बैठता हूँ। आज अच्छी तरह से खौलाइएगा चाय को ताकि जी खुश हो जाए। ज़रूर सर, आज आपको मन से बनाकर चाय पिलाती हूँ। इतना कहकर वो चूल्हे पर चढ़ी हुई चाय में दूध और शक्कर डालने लगी। मैं एक सरकारी ऑफिस में एक मामूली सा कर्मचारी था। मेरे ऑफिस के बाहर पूरा बाजार सा सजा रहता था, छोटा सा मीना बाजार ही कह लीजिए। तो ऐसा कहने में कोई बुराई नहीं होगी। जो खरीदना चाहे आकर खरीद लीजिए, जो खाना चाहे आकर खा लीजिए। मैं इस मीना बाजार में खोया था। यहाँ की चाय वालियों, यहाँ के दूसरे दुकानदारों के जीवन के बारे में मैं सोच रहा था कि कितना कठिन जीवन था उन सबका। फुटपाती जीवन ही तो था उन सबका। अभी नगर पालिका की गाड़ी, जिसे हम हल्ला गाड़ी भी कहते हैं, आएगी और यहाँ से इस पूरे सजे धजे बाजार में अफरा तफरी सी मच जाएगी। कई बार ऐसा होता देखा भी था। कहते हैं ना कि उनकी किस्मत में उजड़ना और बसना ऊपर वाले ने तय करके रखा है। कहते हैं ना कि उनकी किस्मत में उजड़ना और बसना ऊपर वाले ने तय कर रखा था। मेरे मन में इस बात का गुस्सा अक्सर रहता था कि आपको उन फुटपाथियों को उजाड़ना है तो हमेशा के लिए उजाड़ दीजिए। ये बार बार उनको बाजार से उजाड़ना और फिर ले देकर बसाना कहाँ का इंसाफ है। वो बेचारे क्या करेंगे? उनकी भी अपनी जिंदगियाँ थीं, उनकी भी अपनी ज़रूरतें थीं। वो बेचारे मेहनत करके थोड़ा बहुत अपने लिए कमाते ही तो थे, कोई चोरी छिनतई का काम तो नहीं करते थे। रोक भाई रोक अपनी गाड़ी को। इस तेज आवाज पर मैं चौंका। देखा तो 2-3 पुलिस वाले एक स्कूटी सवार लड़के को रोक रहे थे। लड़के ने घबराकर अपनी स्कूटी रोक दी थी। डिक्की खोलिए, चेक करना है, एक मरियल सा दिखने वाला उम्रदराज सिपाही कह रहा था। हम लोग शराब की स्मगलिंग की जांच में लगे हैं। लड़का और घबरा गया। जी देख लीजिए, मैं तो कोचिंग से पढ़कर लौट रहा हूँ। दूसरा तोंदियल सिपाही, जो मेरे यहाँ कई सेवानिवृत्त कर्मचारियों की उम्र से बड़ा दिखाई दे रहा था, उसने लड़के की स्कूटी की डिक्की अनमने तरीके से देखते हुए उस लड़के को लगभग डराते हुए कहा, ठीक है, डिक्की में कुछ भी नहीं है, गाड़ी का कागज पत्तर लाओ। आप तो ट्रैफिक वाले नहीं हैं अंकल, फिर गाड़ी का कागज क्यों मांग रहे हैं? ये काम तो ट्रैफिक पुलिस का है। लड़का पढ़ा लिखा दिखता था। उसने हिम्मत करके पुलिस वालों से पूछ ही लिया, गाड़ी का कागज पत्तर निकालो बचवा, नहीं तो गाड़ियां जब्त कर लेंगे। एक तीसरे सिपाही ने उस लड़के को और डरा दिया। लड़के ने गाड़ी के कागजात उस तीसरे सिपाही को दे दिए तो उसने सारे कागजात उस सिर से पांव तक पके बालों वाले तोंदियल सिपाही के हाथों के हवाले कर दिए। उस तोंदियल सिपाही ने सारे कागजात को कुछ इस तरह से अपने चश्मे से ऊपर नीचे देखना शुरू किया कि जैसे गाड़ी के कागजात ना होकर क्रिमिनलों की फहरिस्त हो। वो सिपाही 7वीं से ज़्यादा पढ़ा लिखा कतई नहीं होगा, फिर भी वो गाड़ी के कागजात की पूरी जांच परख ऐसे कर रहा था कि जैसे कोई प्रोफेसर हो और अपने छात्र का कोई शोध पत्र जांच रहा हो। लड़का सिपाही की इस हरकत से कुछ ज़्यादा ही घबरा गया था। अरे कुछ ले देकर जल्दी निकलो यहाँ से, तुम इनको पहचानते नहीं हो? ये उस सिपाही की आवाज़ थी जो वर्दी में मरियल सा दिखता था। लड़के ने समझ लिया था कि बिना लिए दिए उसे जाने नहीं देंगे। लड़के ने अपनी जेब से 100 रुपए का एक नोट उस तोंदियल के हाथों के हवाले किया तो वो सिपाही खुश होकर सारे कागजात लड़के को लौटाते हुए कहा, बचवा बहुत समझदार हो, आगे से असली ISI मार्क वाला हेमलेट पहनकर गाड़ी चलाया करो। लड़के ने गाड़ी के कागजात को संभाल कर रखा और कहते हुए
अपनी स्कूटी स्टार्ट कर दी। हेमलेट नहीं अंकल, हेलमेट होता है। उस बंगालन चाय वाली ने भी हमारे रक्षकों का ये सारा कारोबार किसी फिल्मी अंदाज में देखा था। उसने रहस्य भरे स्वर में कहा, देखा ना सर, ये रोज की कहानी है अपने यहाँ की। मैं अंदर से खौल रहा था। सचमुच ये रोज का किस्सा था और किसी राष्ट्र रोग को उजागर करने वाला था। मैंने अपने अंदर के खौल रहे सब कुछ को छुपाने का असफल प्रयास करते हुए उससे कहा, चाय हो गई हो तो ले ही आइए, लंच का वक्त खत्म होने को है। सर चाय खौल रही है, ठीक से खोलने के बाद ही तो चाय का असल स्वाद आप सबके मुंह में आता है। इतना कहते हुए चाय वाली ने चूल्हे पर चढ़ी चाय को बड़े चम्मच से चलाने लगी। इतना कहते हुए चाय वाली चूल्हे पर चढ़ी चाय को बड़े चम्मच से चलाने लगी और बीच बीच में चाय का गाढ़ापन भी देखने लगी। उस बंगालन की चाय के साथ साथ मेरा भी खोलना जारी था, इसलिए कि सिस्टम के साथ रहकर भी आप सिस्टम को सुधार नहीं सकते। हमारी सिस्टम में उस स्कूटी वाले लड़के के साथ आज जो कुछ किया था, उसका दर्द वो लड़का ही बयान कर सकता था, जो अब मेरी आंखों से ओझल हो चुका था। लेकिन उन सिपाहियों की आंखें अब भी किसी नए शिकार की तलाश में लगी दिखाई दे रही थी। तो ये थी शहंशाह आलम की कहानी चाय खौल रही है। और अगर आप भी इसी तरह की कहानी आगे भी सुनते रहना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरी इस चैनल टिम्बकटून को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया।